हेलो एंड वेलकम टू टाइम एडू सर्व्स। कैसे हैं आप सब। ये फिजिक्स क्लास 11th का वेक्टर का लेक्चर सीरीज है और ये लेक्चर नंबर 3.3 है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। इससे पहले आपने वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एडिशंस ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, बाय पॉलीगन लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, ये सब सीखा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। टॉपिक्स जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो होंगे यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स को समझेंगे, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आपने अभी तक जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा है आपने एनालिटिकल ज्योमेट्रिकल मेथड से। बट इस बार हम बात करेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म में किसी वेक्टर्स को लिखते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के टर्म में, तो कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एप्लीकेशन, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स के डेफिनेशन का बात करते हैं। यूनिट वेक्टर कोई भी एक ऐसा वेक्टर होता है दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन। जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिट का मतलब एक होता है। एक ऐसा वेक्टर, देखो वेक्टर मतलब जो भी चीज होता है, वेक्टर का डेफिनेशन आप ये समझ लो, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब होता है। तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होगा, बस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड वन होगा। ओके, सो दिस इज अ यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर and drawn in the direction of given vector. Suppose this is a vector A, ये पर्टिकुलर स्क्रीन वेक्टर आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में ड्रॉन वेक्टर है, और इसके लिए अगर हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आप इसके मैग्नीट्यूड को खत्म कर दो, तो जो बचेगा इसके पास यानी कि सिंगल यूनिट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वही होगा जो इसका ओरिजिनल वेक्टर का है। सो दिस विल द वेक्टर रेड in red color is the vector unit vector for this green color vector. Okay, सो यूनिट वेक्टर में जैसा कि हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड बस एक होता है, तो इसके पास कोई यूनिट भी नहीं होगा और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। बस ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा। ओके, द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज जस्ट टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन द स्पेस। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बॉडी सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज दिस इज इस डायरेक्शन, अगर मैं कहूँ कोई बॉडी 100 मीटर ईस्ट की तरफ चला है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 100 मीटर ईस्ट की तरफ। अगर इस वेक्टर का सपोज दिस इज आर वेक्टर, अब इसका मैं यूनिट वेक्टर का बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट मतलब यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। सो आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये हम कह देंगे दिस इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो देखो इसमें क्या है, साथ में मैग्नीट्यूड एक है और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो कोई भी वेक्टर को जब उसके डायरेक्शन से स्पेसिफाई करते हैं तो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ओके, द गिवन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस, किसी वेक्टर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड वेक्टर का ए का, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसा करके वेक्टर ए के साथ मॉड डाल के भी लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप सिंपली ए करके भी लिख सकते हैं। ओके, अगर इसके ऊपर में कोई एरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा है इस वेक्टर का। ओके, या फिर अगर एरो के साथ आपने मैग्नीट्यूड लगा, आपने मॉड लगा दिया है, तो फिर ये उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। ओके, सो अभी सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा। सपोज यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर में एक छोटा सा कैप लगा के, इसे कहेंगे ए कैप। ओके, इसे कहेंगे ए कैप। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और इसको पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप यानी यूनिट वेक्टर किसका है, ए का। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है किसी वेक्टर का। ओके, उस वेक्टर ए का। और ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो, कोई वेक्टर कंप्लीट कैसे होगा, जब तक उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास उसका डायरेक्शन होगा। सो दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड ये इसका डायरेक्शन बताएगा। तो ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। और यहां से आप सिंपली अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दो। सपोज मान लेते हैं हमारे पास 5 न्यूटन ईस्ट करके एक वेक्टर है और इसको हमने 5 न्यूटन से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ईस्ट बचेगा। ओके, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स का मतलब, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम
किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मान लेते हैं कि प्लेन में, सपोज हमारे पास प्लेन होता है, प्लेन हम 2 डायमेंशनल प्लेन का बात करें तो हम एक्सिस के टर्म में लिखते हैं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इसके टर्म में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में आप किसी भी चीज का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी चीज यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, या इस लाइन पे हो सकता है। तो पर्टिकुलर अगर मान लो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, अगर मान लो ये इस लाइन के अलोंग ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, या इस लाइन के अलोंग ऐसा मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो इन सब को हम एक्स के इस डायरेक्शन के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं हम ऐसा कहते हैं कि कोई वेक्टर अगर इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ तो एक चीज फिक्स है ना कि इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर मैं कहूँ कि कोई वेक्टर कोई बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर ऐसा करके मैं कहूँ सीधा कोई वेक्टर कोई बॉडी ऐसे जाके चल रहा है, इसका देखो एक्स एक्सिस फिक्स है, बस ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। या अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है, तो ये एक्स के अलोंग भी मूव कर रहा होता है और वाई के अलोंग भी मूव कर रहा होता है। ये तो बात 2 डायमेंशन का हुआ, तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं तो। लेकिन अगर स्पेस का बात करें, फुल स्पेस में, तो हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, एक्स वाई एंड जेड। जब हम स्पेस में बात करेंगे तो किसी बॉडी के पास 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई जेड। अब ये हो सकता है कि कोई बॉडी में भी वाई जेड में फिक्स हो उसका मोशन या उसका पोजीशन, और एक्स में बस चेंज कर रहा हो, या एक्स और वाई दोनों में चेंज कर रहा हो, या एक्स वाई जेड तीनों में चेंज कर रहा हो। ओके, तो अगर मान लेते हैं कोई स्पेस, सपोज ये आप देख रहे हैं एक कार्टेशियन, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर दिस इज जेड एक्सिस। ओके, सपोज द बॉडी इज मूविंग अलोंग, यहाँ से मैं बात करूँ कि ऐसे करके ये मूव कर रहा है, देखो ये ना तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ना वाई एक्सिस की तरफ एग्जैक्टली जा रहा है, ना पूरा जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। मैं इसे कह सकता हूँ कि ये बॉडी एक्स में भी चेंज कर रहा है, वाई में भी चेंज कर रहा है, और जेड में भी चेंज कर रहा है। तो इन इसका अगर डायरेक्शन मुझे बताना हो इन तीनों के टर्म में, ओके, तो मैं इन तीनों कार्टेशियन यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के टर्म में बताऊंगा। ओके, अब ऐसा समझे कि अगर हमें कहीं मूव करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, सपोज कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो मैं कहता हूँ वेक्टर ए इज एक्स मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो एक्स मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा ये डायरेक्शन है, ओके, तो इसे मैं ये भी कह सकता हूँ, इस एक्स एक्सिस को नाम दे दूं मैं कुछ ऐसा करके, सपोज बोलूं आई कैप, ठीक है, तो इसे मैं कह सकता हूँ एक्स मीटर आई कैप। अब ये आई कैप हमेशा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये सिंपल, अगर मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोई मूव कर रहा है, मैं उसे डायरेक्शन दे दूं माइनस आई कैप। अगर जब भी कोई बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप। सिमिलरली अगर कोई बॉडी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ चले तो उसका डायरेक्शन मैं दे दूं पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। और कोई बॉडी निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चले तो उसका मैं डायरेक्शन दे दूं माइनस जे कैप। अगर माइनस जे कैप किसी बॉडी या किसी भी चीज के किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ लगा हुआ है, जैसे मान लो मैं 5 न्यूटन -5 न्यूटन जे कैप कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन का फोर्स निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। ओके, सिमिलरली अगर जेड एक्सिस की तरफ कोई बॉडी मूव कर रहा है, या कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई भी वेक्टर एक्ट कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूं इसके डायरेक्शन को के कैप से, पॉजिटिव जेड एक्सिस को के कैप से और नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन को माइनस के कैप से, तो इससे क्या पता चलेगा ना कि किसी भी वेक्टर में अगर मान लो 5 के कैप अगर लगा हुआ है, सपोज 5 मीटर के कैप, इसका मतलब ये कि 5 मीटर पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ ये बॉडी मूव कर रहा होगा, ठीक है, या मूव किया होगा, राइट। तो ये हमने देखा कि पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन एक्स वाई जेड के टर्म में हमने क्या किया है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको असाइन कर दिया है, आई कैप जे कैप के कैप। असल में ये आई कैप अगर बस हम लिखें आई कैप, दिस इज द डायरेक्शन दैट रिप्रेजेंटिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, और भी कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सपोज मान लो मैं कहूँ एक्स मीटर along x एक्सिस, और इसका आप ये तो वेक्टर हुआ, इसका अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, x मीटर को डिवाइड करोगे इससे, तो x मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास along x एक्सिस, along x एक्सिस, और along x एक्सिस को हमने क्या माना है, i कैप। सो यूनिट वेक्टर along, अगर मैं लिखूं यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, ओके, तो इसे अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कहते हैं तो ये हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप के साथ। ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस का बात करें तो इसे हम बोलेंगे माइनस आई कैप।
सिमिलरली अगर y एक्सिस के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस के लिए हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के लिए j कैप एंड नेगेटिव y एक्सिस के लिए माइनस j कैप। सिंपल z एक्सिस के अलोंग अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो पॉजिटिव z एक्सिस के लिए हो जाएगा k कैप और नेगेटिव z एक्सिस के लिए हो जाएगा माइनस k कैप। ओके, so these are the unit vectors along x axis, y axis and z axis। ठीक है, तो कभी भी किसी भी वेक्टर को अब हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम x, y और z इसी तीनों डायमेंशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इन तीनों के लिए जो डायरेक्शन हमने असाइन किया है, x के अलावा कोई बॉडी मूव करेगा तो वो i कैप में i कैप डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, y के अलावा कोई बॉडी मूव करेगा तो उसे j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, z के अलावा कोई मूव करेगा तो उसे k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव इट्स ऑन द चॉइस ऑफ डायरेक्शन, किधर बॉडी मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव जे कैप। अब ये ऐसा नहीं है कि बस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, तो ये एक साथ तीनों में भी मूव कर सकता है, कोई बॉडी फोर्स भी तीनों में लग सकता है, एक के अलोंग लग सकता है। ओके, सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक कार्टेशियन थ्री डायमेंशनल स्पेस है। ओके, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ P, किसी पार्टिकल का पोजीशन, सपोज यहाँ पे मैं कहूँ ये x1, y एक्सिस पे ये y1 और z एक्सिस पे ये z1। ठीक है, तो अभी अगर इसके पोजीशन को हमें एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये एक वेक्टर है जो कि इससे इसका पोजीशन को बस बता रहा है। ओके, सो दिस इज वेक्टर, मान लेते हैं हम इसे वेक्टर r कहते हैं। तो दिस r वेक्टर विल गिव द पोजीशन ऑफ P। ओके, तो P का ये पोजीशन बताएगा, इसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। ओके, तो मान लो ये P का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, x एक्सिस पे ये x1 कोऑर्डिनेट पे है, y एक्सिस पे y1 और z एक्सिस पे ये z1। तो x एक्सिस पे ये कहीं यहाँ होगा, y एक्सिस पे ये कहीं यहाँ होगा और z एक्सिस पे ये कहीं यहाँ पे होगा। ओके, z1 पे। तो इसे हम डायरेक्शन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, सपोज अगर मान लो ये r वेक्टर है हमारा, r वेक्टर को हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x1 ये x एक्सिस के साथ है तो इसका डायरेक्शन क्या है, i कैप। ओके, ये आपने पढ़ा यूनिट वेक्टर। y एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड है y1 और डायरेक्शन क्या है, j कैप, और z एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड है z1 और डायरेक्शन क्या होगा इसका, k कैप। तो किसी वेक्टर को अगर उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, किसी पॉइंट पे वो वेक्टर है, वो एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन हमें निकालना है उसके वेक्टर के फॉर्म में, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो r वेक्टर को आप लिख सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। x1 y1 z1 ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट p पे। अब मान लो ये पॉइंट P से P1 पे चला गया, सपोज इट मूव्स फ्रॉम P टू P1, P से ये P1 पे चला गया। अब P1 पे जाने के बाद सपोज ये पॉइंट P1 है और इस P1 पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया अब x2, y2 एंड z2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर का बात करें, सपोज ये r1 वेक्टर हम इसका बताएंगे, r1 पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का जब वो P1 पॉइंट पे है। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें उसका कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका पोजीशन हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एनी पार्टिकल एट पॉइंट P। ये हो जाएगा एनी पार्टिकल एट पॉइंट P1। ओके, अगर मैं बात करूं ये पार्टिकल P से P1 पे चल के आया है तो कुछ ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। P से मान लो P1 पे चल के आया, यहाँ से यहाँ पे चल के आया, तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप निकाल सकते हो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा आर। अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर। अगर ये पोजीशन चेंज इन पोजीशन को भी अगर हम वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करें जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर करके, या फिर r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन क्या है इसका r1 है और इनिशियल पोजीशन r है, तो r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये तो बात हुआ कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर हमें पता है तो उसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके,
जैसे सी सम अदर एग्जांपल्स। मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ऐसा करके मैं बात करता हूँ, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ब्लॉक हमने रखा, मान लो ये 2 डायमेंशनल है, बिकॉज दिस इज अ 2 डायमेंशनल। इस यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ऑरिजिन में एक ब्लॉक को रख दिया, और इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ओके, और एक फोर्स इधर लग रहा है इसका, ठीक है। सो दिस इज F1, ओके, और दिस इज F2। देखो ये F1 इसके अलोंग लग रहा है, तो F1 का कुछ x कोऑर्डिनेट के अलोंग एक फोर्स का डायमेंशन होगा, और एक y एक्सिस के अलोंग होगा, इसका भी x एक्सिस के अलोंग होगा और y एक्सिस के अलोंग होगा, फिर इस एक्सिस के अलोंग भी होगा इसका फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर हम बात करें कि F1 अगर इस डायरेक्शन में सपोज ये अगर ऐसा मान लेते हैं कि F1 इस यहाँ पे F1 इज इक्वल टू मैं कहूँ 5 न्यूटन लग रहा होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे किसी एंगल से, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये F1 का यहाँ पे ये पोजीशन निकाल सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा F1 cos थीटा। इसे आगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ये हो जाएगा ऊपर F1 sin थीटा, ओके। तो ये फोर्स को हम कैसा लिख सकते हैं, 5 न्यूटन को ऐसा, ये F1 को आप लिख सकते हो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 cos थीटा। अब देखो ये किधर है, आई एक्सिस की तरफ, मतलब x के अलोंग, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर F1 फोर्स जो लगा रहा है ये x के अलोंग भी लग रहा है और y के अलोंग भी लग रहा है। तो हमें देखना है कि x के अलोंग क्या लग रहा है, x के अलोंग लग रहा है F1 cos थीटा, यानी कि i कैप प्लस F1 sin थीटा j कैप। सिमिलरली आप F2 का भी यहाँ पे रिजॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोर्स का, किसी भी वेक्टर का, अगर आपको वो स्पेस में या किसी पर्टिकुलर एंगल पे दिया है, तो उसे आप उसको कार्टेशियन के फॉर्म में लिख सकते हो, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। तो हमने देखा है किसी भी वेक्टर को उसके कार्टेशियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, बात करते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो किसी भी वेक्टर को हमने उसके कार्टेशियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है i कैप j कैप k कैप के टर्म में। मान लो एक वेक्टर b है, बस वेक्टर b इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ओके। नाउ अगर हमें मान लो ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है, सपोज दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो अभी तक आपने क्या देखा है, दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना हो, तो सपोज वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना होता है, और वेक्टर a और b दोनों का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता होता है और दोनों के बीच का डायरेक्शन पता होता है, तो इसका रिजल्टेंट हम सीधा लिखते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेक्टर जो है अपने कार्टेशियन फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको एंगल भी नहीं पता दोनों वेक्टर का, तो इसको ऐड करना और भी आसान है। आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में है तो आप उसको सिंपल ऐड कर सकते हो, ओके। सो x1 प्लस x2 ये दोनों तो आई कैप के अलोंग ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ओके। या फिर इंडिविजुअली आप इन दोनों वेक्टर को ऐसा करके देख सकते हो। अगर मान लो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ट्रायंगल वाला यही लगा के यूज कर रहे हैं, अगर मान लो एक वेक्टर x1 आई कैप है, दूसरा वेक्टर x2 आई कैप है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो ये a प्लस बी यानी x1 प्लस x2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और डायरेक्शन क्या रहेगा, आई कैप के अलावा ये हो जाएगा y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप। तो ये तो एडिशन हुआ। अब सब्सट्रैक्शन भी सिंपल अलजेब्रिकली जैसे करते हो, कोई भी चीज सॉल्व वैसे कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 i कैप, ओके, प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। तो एक डायरेक्शन के अलोंग हम ऐड सब्सट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, ओके। और डायरेक्शन जो होगा वो जिस डायरेक्शन में है दोनों वही रह जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर का। अब देखो वेक्टर ए का, अब ये तो पूरा आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे एक्स, इस एक वेक्टर का, इस ए वेक्टर का भी अपना यूनिट वेक्टर होगा। ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम क्या देखते हैं, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। और कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्म में हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, देखो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक क्यूब के डायगोनल को, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है क्यूब के डायगोनल को। ये वेक्टर इसका मतलब देखो तीनों डायरेक्शन में है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो ये एक ऐसा लाइन होगा, ये एक ऐसा लाइन होगा, एक एरो, कोई वेक्टर, ये तो ज्योमेट्रिकली से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो किसी किसी इस तरीके का लाइन मिलेगा आपको। तो ये जो एक लाइन होगा वो एक
क्यूबाइड का डायगोनल होगा, क्यूबाइड का डायगोनल होगा जिसका एक साइड x1 होगा, एक साइड y1 होगा, दूसरा साइड z1 होगा, तीनों डायमेंशन आपको ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये जो लाइन होगा इसका अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जिस डायगोनल जिस क्यूबाइड का ये डायगोनल है उस डायगोनल का जो आप निकालोगे मैग्नीट्यूड, डायगोनल का लेंथ, वो सिंपली आप निकाल सकते हो किसी भी मान लो अगर एल बी और एच लेंथ का एक क्यूबाइड है, इसका जो डायगोनल का लेंथ होता है, डायगोनल का लेंथ हम लोग लिखते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल का साइड्स होगा वो x1 y1 z1 होगा। तो यहाँ पे वेक्टर a का अगर हमें बस मैग्नीट्यूड लिखना है, या तो आप a वेक्टर के साथ मॉड लिखो या फिर बस सीधा a वेक्टर लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, सिर्फ b का मैग्नीट्यूड, तो ये हम लिखेंगे रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ओके, अगर अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो फिर से हम एक काम करते हैं, वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a का मैग्नीट्यूड हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये हम यूनिट वेक्टर इसका सिंपल निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर a है, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए, तो इसके ऊपर हम ए कैप लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर ए हमारा क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसे अगर डिवाइड दे दें हम इसके मैग्नीट्यूड से तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप divided by, so solve करके लिखोगे 4 9 and 16, this will be root under 29। okay, so this is the unit vector for a। okay, ये a वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फिर से हमारे पास दो वेक्टर है, आप ज्योमेट्रिकली देख रहे हो, मान लो वेक्टर ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया, तो इसको तो ज्योमेट्रिकली आप आराम से ऐड कर सकते हो। अगर ऐड करने के लिए बोला जाए a प्लस बी तो ऐड कर सकते हो, इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो वेक्टर a माइनस बी भी कर सकते हो। ओके, आपने देखा अगर वेक्टर a को हम, ये ज्योमेट्रिकली है, अगर इसका हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करें, सपोज मान लो ये जिस पॉइंट पे होगा इसका एंड पॉइंट, इस पॉइंट का अपना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एज वेल एज उसके कार्टेशियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वेक्टर b को हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, तो ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया। अब इसको आप ऐड इस तरीके से भी कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, हमने देखा है, इसके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, x1 plus x2 y कैप, y1 plus y2 j कैप एंड z1 plus z2 k कैप। ओके, तो यहाँ पे ये आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो, अब इधर भी वैसे मान लो अगर ज्योमेट्रिकली आप जैसे सॉल्व करते हो इसको, तो आपको क्या करना होता है, वेक्टर b a प्लस b अगर करना है तो b के हेड पे a के हेड को लाके रखना होता है। सपोज ये हेड है, आप उठा के वेक्टर a को आप सीधा यहाँ पे प्लेस करोगे, और इसका जो b का टेल और a के हेड को जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा, दिस विल बी वेक्टर a प्लस b। सो दिस विल वेक्टर a प्लस b। अब इसको आप जैसे भी निकालो, ज्योमेट्रिकली निकालो, एनालिटिकली निकालो, या इस तरीके से कार्टेशियन के फॉर्म में निकालो, तो a प्लस b अगर करोगे तो ये आपको निकल जाएगा x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2
के कैप। ओके, सिमिलरली आप सब्सट्रैक्शन, एडिशन सारा कुछ कर सकते हो। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालो। अब ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी आएगा, तो ये कोई ना कोई वेक्टर मान लो, ये x1 प्लस y1 को हम मान लेते हैं ऐसा p1, p1 i कैप प्लस ये हो जाएगा p2 j कैप प्लस ये हो जाएगा p3 k कैप। ओके, तो अब इसका यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी जो है उसको लिखो p1 i कैप प्लस p2 j कैप प्लस p3 k कैप, और इसको डिवाइड कर दो रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यूनिट वेक्टर्स को निकालना हो या फिर आपको एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, सारा काम कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो हमारा लेक्चर था यूनिट वेक्टर्स के ऊपर, हमने काफी चीजें सीखा। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा रिजोल्यूशन के ऊपर होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा इंट्रो हमने लिया है कि कोई वेक्टर अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, सपोज इसके साथ थीटा एंगल बनाना है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका अपना कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस का कुछ कंपोनेंट होगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक कंपोनेंट होगा। ओके, so thanks for watching. God bless you all.